हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो, जीत निश्चित तुम्हारी है दोस्त, बस लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। तो आपके लक्ष्य के साथ में, आपकी राह के साथ में आपके साथ जुड़ चुके हैं फिर से आपके बायोलॉजी का लेक्चर सेकंड लेके। मैं मुकेश वैष्णव, एम्स बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल के रिगार्डिंग आपका जो बायो का लेक्चर चल रहा था, जहां हमने बैक्टीरिया और प्रोटिस्टा की बात की थी, उसी को कंटिन्यू करते हुए आज अपने सेकंड लेक्चर के अंदर हम एंटर कर चुके हैं, जहां पर हमने कुछ प्रोटिस्टा के कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करना है। तो लेक्चर सेकंड भी बेसिकली आज अपने बैक्टीरिया और जो प्रोटिस्टा हमने पढ़ना है उसी के बारे में है। तो प्रोटिस्टा का कुछ पोर्शन अपने बच गया है। तो आगे चलते हैं। आज का क्वेश्चन पहला कहता है कि ऑक्सोस्पोर्स एंड होर्मोसाइट्स फॉर्म्ड रेस्पेक्टिवली बाय, यानी कि ऑक्सोस्पोर और होर्मोसिस्ट निम्न में से किसमें बनते हैं, किन के अंदर आपको ये स्ट्रक्चर्स मिलेगी। तो ये आपके पास एग्जांपल जो आपके ऑप्शंस है, सम साइनोबैक्टीरिया एंड मैनी डायटम्स, कुछ साइनोबैक्टीरिया के अंदर और बहुत से डायटम्स के अंदर। देखो दोनों बहुत ही अलग अलग ग्रुप में रखे जा रहे हैं। साइनोबैक्टीरिया आपके लिए मोनेरा किंगडम से उठ के आए हैं, तो वहीं डायटम्स आपके लिए प्रोटिस्टा में से उठ के आए हैं। तो अपने जो ऑप्शंस है कि सेवरल साइनोबैक्टीरिया एंड सेवरल डायटम्स, सम डायटम्स एंड सेवरल साइनोबैक्टीरिया, और सेवरल डायटम्स और फ्यू साइनोबैक्टीरिया। तो ये पूरे ऑप्शंस के साथ में अगर हम चलें तो अपने पास में पहले तो दो नाम आ चुके हैं। इन दो नाम में एक है ऑक्सोस्पोर्स और एक है हार्मोगोनिया या हार्मोसिस्ट। तो थोड़ा सा इनके बारे में पता होना चाहिए हमको कि ये है क्या। तो ऑक्सोस्पोर्स बेसिकली है क्या, ये डायटम्स के अंदर मिलेंगे आपको। ये डायटम्स की जो जनरल साइज होती है उस साइज को बढ़ाने में हेल्प करते हैं, साइज को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। और बात रही अगर हार्मोगोनिया की, तो ये 5 से 25 कोशिकाओं की या सेल्स की एक ग्रुप है, पूरा एक स्ट्रक्चर है। 5 से 25 सेल्स का एक स्ट्रक्चर है। और ये स्ट्रक्चर क्या काम करेगी, ये हार्मोगोनिया जो है ये एग्जैक्ट एक नाम हमने पहले भी पढ़ा है, ट्राइकोम। ट्राइकोम याद कीजिए क्या था, एक लंबा तंतुनुमा स्ट्रक्चर या लॉन्ग फिलामेंटस स्ट्रक्चर था जो नॉस्टॉक के अंदर भी आपने पढ़ा था। तो ये हार्मोगोनिया और ऑक्सोस्पोर्स, इन दोनों की ही बात कर रहे हैं हम कि ये कहां पर बनेगा। तो अपने ऑप्शंस में से ये कहां मिलने वाला है, ये मिलेगा आपको कुछ डायटम्स में। कहां मिलेगा, कुछ डायटम्स में और कुछ साइनोबैक्टीरिया में। इनके अंदर आपको ऑक्सोस्पोर्स और हार्मोसाइट्स या जिनको हार्मोगोनिया भी कह रहे हैं वहां पर आपको ये मिल जाएगा। और याद रखें डायटम्स किस में रखे गए हैं, आपके डायटम्स मेंबर है आपके प्रोटिस्टा का। और साइनोबैक्टीरिया किसके अंदर है, तो साइनोबैक्टीरिया है आपके मोनेरा के अंदर। साइनोबैक्टीरिया किसके अंदर है, मोनेरा के अंदर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि रेड ओशियनिक टाइड्स कैन बी ड्यू टू, लाल समुद्री ज्वार किसके कारण होता है। देखो समुद्री ज्वार या जो टाइड्स आती है, अब उनका कलर रेड किस कारण से हो जाता है। तो अपने पास में ऑप्शंस है डायटम्स, डाइनोफाइसिस, लाल शैवाल और नीलरिस शैवाल। मींस डायटम्स, डाइनोफाइसी, रेड एल्गी एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। अब इन सब में से अगर आप चलेंगे तो कहां पर मिलने वाला है। तो देखो नाम में कंफ्यूज ना होना कि लाल शैवाल है तो वो लाल समुद्री ज्वार के लिए आएगा, बिल्कुल नहीं। यहां पर अपना आंसर है डाइनोफाइसी। आंसर क्या है अपना, डाइनोफाइसी। अब डाइनोफाइसी के अंदर हम पढ़ते हैं डाइनोफ्लैजिलेट। डाइनोफाइसी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, डाइनोफ्लैजिलेट्स। और डाइनोफ्लैजिलेट्स के अंदर भी आता है रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स। रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स यानी कि लाल डाइनोफ्लैजिलेट की बात कर रहे हैं हम। इनके कारण ये क्या करते हैं, ये कहेंगे हम कायिक प्रवर्धन द्वारा, यानी कि जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है उसके द्वारा ये अपना नंबर बहुत फास्ट ग्रो करते हैं। कलर में रेड है तो इस कारण से क्या होता है कि वाटर का जो एरिया है वहां पर इनका नंबर बहुत ज्यादा फैल जाता है। और फैल जाने से क्या होगा कि ये पूरी सरफेस को कैसा कर देते हैं, लाल कर देते हैं। तो डाइनोफ्लैजिलेट्स के अंदर रेड डाइनोफ्लैजिलेट, जिसके अंदर एग्जाम्पल पढ़ेंगे आप गोनियोलेक्स। गोनियोलेक्स एग्जाम्पल है जिसके कारण ये आपको रेड टाइड्स दिखाई देते हैं। और इसका एक एग्जांपल जिम्नोडाइनियम भी याद रख सकते हैं आप, जिम्नोडाइनियम। इनके कारण से लाल समुद्री ज्वार या जिसको रेड टाइड्स नाम से जानते हैं, लाल ज्वार नाम से जानते हैं, वो आएगा। तो अपना ऑप्शन या आंसर क्या है, डाइनोफाइसी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन फोटोसिंथेसिस इट्स ओन फूड, यानी कि निम्न में से कौन अपने भोजन के लिए प्रकाश संश्लेषण कर सकता है, कौन है जो अपना भोजन खुद बना सकता है। तो हाइड्रा, कहां रख के आए हो इसको, सिलेंट्रेट्स के अंदर, पोरिफेरा के बाद में एनिमल किंगडम। एनिमल्स अपना नहीं बनाते, वो होते हैं ऑटोट्रॉप्स नहीं हेटरोट्रॉप्स। पैरामीशियम ये भी आपके प्रोटिस्टा में पड़ा है, लेकिन ये भी फूड खुद नहीं बनाता है। मोनोसिस्टिस ये भी अपना फूड खुद नहीं बनाते हैं। बचे कौन, यूग्लिना। और यूग्लिना को आपने सबसे पहले रखा कहां पर है, यूग्लिना को आप रख कर आए हो प्रोटिस्टा में, और प्रोटिस्टा में भी कहां ये रखा हुआ है, यूग्लिनॉइड्स में। कौन से ग्रुप के अंदर रखा हुआ है, यूग्लिनॉइड्स में। और यूग्लिनॉइड्स की अच्छी बात क्या है दोस्तों, अच्छी बात इसकी ये है कि ये प्लांट और एनिमल दोनों के कैरेक्टर्स दिखाता है, प्लांट और एनिमल दोनों के कैरेक्टर्स दिखाता है। फिर हमने कहा प्लांट और एनिमल के साथ साथ आप यूग्लिना को योजक कड़ी या फिर कनेक्टिंग लिंक भी कहते हैं। यूग्लिना को कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिमल एंड प्लांट्स, यानी कि योजक कड़ी है ये पादप और जंतुओं के बीच की। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्रोटिस्ट विथ डिप्लॉयड क्रोमोसोम इन्वॉल्व्स, यानी कि प्रोटिस्टा के अंदर लैंगिक जनन में द्विगुणित गुणसूत्रों में कहां मिलेगा ये, तो ये आपको सिस्ट जनरली कहा जाता है, पुट्टिका या गोल स्ट्रक्चर्स होती है उनके लिए सिस्ट नाम दिया जाता है। तो सिस्ट का निर्माण या सिस्ट फॉर्मेशन में, जाइगोटिक मियोसिस में, यानी कि जो युग्मनज में मियोसिस होता है उसके अंदर, या फिर गैमेटेंजियल मियोसिस। गैमेटेंजियल क्या है, तो बेसिकली गैमेटेंजियल जो है इसको हम कह सकते हैं युग्मक दानी। गैमेटेंजियल मींस युग्मक दानी, या फिर ऐसी स्ट्रक्चर जहां पर गैमेट्स बन रहे हैं या फिर जहां पर गैमेट्स होल्ड किए हुए हैं। तो हमने यहां पर युग्मक दानी की बात की, तो ये गैमेटेंजियल मियोसिस या फिर द्विविभाजन मींस बाइनरी फ्यूजन। तो प्रोटिस्टा में लैंगिक जनन में द्विगुणित गुणसूत्र मिलेंगे आपको गैमेटेंजियल मियोसिस, जहां युग्मक के लिए विभाजन करवाया जा रहा है। उससे पहले वो आपको द्विगुणित अवस्था में मिलेंगे, क्योंकि जब युग्मक बनेंगे उसके अंदर जब आगे विभाजन होगा तो वो तो कैसे हो जाएंगे, गैमेट्स, वो हैप्लॉइड हो जाएंगे। बट हमको कौन सी कंडीशन चाहिए, हमें चाहिए डिप्लॉइड या द्विगुणित वाली कंडीशन चाहिए। तो आंसर क्या है आपका, गैमेटेंजियल मियोसिस। चलिए नेक्स्ट। तो द इन्फेक्शन ऑफ एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, द इन्फेक्शन ऑफ एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका टेक्स प्लेस बाय, यानी कि एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका का संक्रमण किस रूप में होता है, कौन सी स्टेज में वो आपको इन्फेक्ट करेगा। तो एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका हमें ये याद है कौन सी डिजीज फैलाता है, ये भाई साहब आपके लिए डिजीज लेके आते हैं अमीबियासिस। ये कौन सी डिजीज लाते हैं, अमीबियासिस, जिसको हम कहते हैं अमीबता, अमीबता बीमारी लेके आते हैं। अब ये इनमें से कौन सी स्टेज के अंदर, कौन सी कंडीशन के अंदर हम कह रहे हैं कि ये इन्फेक्शन करता है, तो ये भाई साहब जो इन्फेक्शन करते हैं ये करते हैं चतुर्थ केंद्रकीय शिष्ट अवस्था में। कौन से में, चतुर्थ केंद्रकीय शिष्ट अवस्था या फिर क्वाड्री न्यूक्लिएट शिष्ट के फॉर्म में ये इन्फेक्शन करता है। चलिए नेक्स्ट। फिर सीलिएट्स डिफर फ्रॉम ऑल अदर प्रोटोजोन्स इज, अब प्रोटोजोन्स किस में रखे गए हैं, प्रोटोजोन्स रखे गए हैं प्रोटिस्टा के अंदर, प्रोटिस्टा के अंदर रखे गए। तो कहां मिलेंगे, तो सीलिएट्स अन्य सभी प्रोटोजोआ से किस प्रकार भिन्न है, किस प्रकार से, तो इनके ऑप्शंस क्या है अपने पास, यूजिंग फ्लैजिला फॉर लोकोमोशन, क्या इस कारण से आप उसको अलग रख पा रहे हो, तो यूजिंग फ्लैजिला फॉर लोकोमोशन, यानी कि गमन के लिए कसाभिका का उपयोग, तो ये दूसरे भी करते हैं, खाली ये इनका अकेले का नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन, हैविंग अ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल फॉर रिमूविंग एक्सेसिव वाटर, यानी कि अतिरिक्त जल को निकालने के लिए इनके पास संकुचनशील रसदानी है। याद करो अमीबा भी ये लेके बैठा है, तो अमीबा भी इसके जैसा है, तो अलग तो नहीं कर पा रहे आप। नेक्स्ट, यूजिंग स्यूडोपोडिया फॉर कैप्चरिंग प्रे, यानी कि ये शिकार को पकड़ने के लिए पादाब या फिर जिसको हमने कूटपाद भी कहा है का प्रयोग करता है। तो ये खाली पैरामीशियम नहीं, अमीबा के पास में ये और ज्यादा बेटर कंडीशन में ये ऑप्शन अवेलेबल है। और लास्ट आता है हैविंग 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई, यानी कि 2 प्रकार के केंद्रक होना। तो इस मामले में इन्होंने ठेका ले रखा है पूरा के पूरा, यानी कि पैरामीशियम जो है किस तरह से बाकी सबसे अलग है, पैरामीशियम के पास में 2 प्रकार के केंद्रक मिलते हैं, 2 तरह के न्यूक्लियाई मिलते हैं। कौन कौन से, एक होता है मैक्रो न्यूक्लियाई, यानी कि वृहद केंद्रक, 2 तरह के न्यूक्लियस या केंद्रक मिलते हैं, एक तो वृहद केंद्रक या मैक्रो न्यूक्लियाई, और एक मिलता है माइक्रो न्यूक्लियाई, माइक्रो न्यूक्लियाई यानी कि लघु केंद्रक, लघु
केंद्रक। अब इनमें से लघु केंद्रक या जो माइक्रो न्यूक्लियई है ये तो होते हैं बहुत से, नंबर में ये क्या होंगे, बहुत सारे होंगे, लेकिन जो मैक्रो न्यूक्लियई है, वृहद केंद्रक है, वो आपको नंबर में कम मिलेंगे, एक ही मिलेगा। तो कौन से कैरेक्टर के बेस पे डिफरेंट हुए ये, कि इनमें पैरामीशियम के अंदर दो प्रकार के आपको केंद्रक देखने को मिलते हैं। कौन कौन से, मैक्रो न्यूक्लियई और माइक्रो न्यूक्लियई। क्लियर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमें, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ करेक्टली मैच्ड, यानी कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है, कौन से जोड़े के ऊपर आप सही जाएंगे। तो देखिए एडीज प्लेग, यानी कि क्या एडीज मॉस्किटो मच्छर जो है वो प्लेग फैलाता है, जी नहीं, ये ऑप्शन अपने पास में क्या है, गलत है। अपन को ढूंढना कौन सा है, हमें सही वाला ढूंढना है, ये भाई साहब गलत है। नेक्स्ट एनोफिलीज मलेरिया, तो हमें याद आया मलेरिया को फैलाने के लिए एक मादा मच्छर आई थी, महिला मच्छर आई थी, फीमेल मॉस्किटो, और वो भाई साहब कैसी थी, वो एनोफिलीज से आई थी। तो ये आ गया अपने पास में सही जोड़ा। लगे हाथों कुछ और भी देख लेते हैं। तो घरेलू मक्खी पीत ज्वर या येलो फीवर करती है, नहीं करती है, ये ऑप्शन बी गलत है आपका। और देह जूट टाइफाइड फैलाती है, तो नहीं फैलाती, ये बी इसके लिए अलग है। तो साथ साथ लिख भी लीजिए, क्या बना, प्लेग किसके कारण फैला, ये फैला यर्सीनिया पेस्टिस के कारण। किसके कारण फैला, यर्सीनिया पेस्टिस के कारण। टाइफाइड भाई साहब है, तो टाइफाइड फैलता है आपके साल्मोनेला टाइफी के कारण। टाइफाइड का रीजन क्या बनता है, साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी। और पीत ज्वर की बात करते हैं तो ये फैलता है एडीज के कारण। तो ये तो हो गए इनके रोग वाहक, यानी कि वेक्टर, और ये रोग खुद या फिर डिजीज बनती है। क्लियर। तो अपना ऑप्शन क्या बनता है, एनोफिलीज, जो कि मलेरिया फैलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम विच एंटर्स द ह्यूमन बॉडी इज, कि प्लाज्मोडियम की कौन सी अवस्था है वह संक्रमण वाली जो मानव शरीर में प्रवेश करती है। 4 स्टेजेस होती है इसके पास में, स्पोरोजोइट्स आती है, ट्रोफोजोइट्स आती है, मीरोजोइट्स आती है, और साथ में आती है आपके पास में गैमेटोसाइट्स। तो इनमें से ह्यूमंस के अंदर एंटर करने वाली जो स्टेज है वो है इनके पास में स्पोरोजोइट्स। इस फॉर्म में जब वो मॉस्किटो उनको बाइट करता है, जब मच्छर उनको काटता है, तो स्पोरोजोइट्स ह्यूमन बॉडी में एंटर करते हैं। पड़े कहां रहते हैं ये, मच्छर के लार में, मच्छर के लार में उपस्थित होते हैं। फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के लार्वा सलाइवा के अंदर आपको ये मिलेंगे, लार के अंदर ये मिलेंगे, और इस फॉर्म में वो क्या करेंगे, ह्यूमंस के अंदर इन्फेक्शन करेंगे। यही स्टेज जो है वो ह्यूमंस के अंदर इन्फेक्शन करवाती है। तो क्या बना अपना आंसर, स्पोरोजोइट्स फॉर्म में ये टर्म एंटर करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशंस फ्रॉम, आपको इनमें से कोई अच्छा सा बढ़िया सा देख करके जो करेक्ट कॉम्बिनेशन है उसको फाइंड आउट करना है, मतलब मिलान करना है बेसिकली। क्या कहते हैं, क्राइसोफाइट्स, इनमें से कौन सा है जो क्राइसोफाइटा में रखा गया है, कौन सा है जो डाइनोफ्लैजिलेट्स का एग्जांपल है, कौन है जो यूग्लिनोइड्स में आ रहा है, और कौन है जो प्रोटोजोअन्स में आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस में जनरली जो सबसे इजी वाला बनता है पहले उसको क्रॉस करते हैं, सबसे पहले उसको क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं। तो हमने कहा यूग्लिनोइड्स जो है ये भाई साहब तो यूग्लिना के जैसे हैं, तो यूग्लिनोइड्स में क्या आ गया, यूग्लिना, दैट मींस सी को किससे मैच करना है, 2 से। नेक्स्ट, अब हमने कहा क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट और प्रोटोजोअन्स, तो प्रोटोजोआ दिखते ही आपको नाम मिल गया क्या, पैरामीशियम। तो हमने इसको जोड़ना है इसके साथ, तो सी के साथ में चाहिए आपको 2 और डी के साथ में चाहिए आपको 1। अब बचा क्या आपके पास, क्राइसोफाइट और डाइनोफ्लैजिलेट। तो डाइनोफ्लैजिलेट के अंदर हमने अभी देखा था रेड डाइनोफ्लैजिलेट गोनियोलेक्स के अंदर बना था, तो ये आ गया इसका आंसर 3। और लास्ट क्या बचा, क्राइसोफाइट्स, जो कि डायटम्स के अंदर आ रहा है, तो यहां आ गया नंबर 4। डायटम्स वही जिसको आपने गोल्डन एल्गी नाम से भी जाना है, या फिर ज्वेल्स ऑफ सी, जिनको हम समुद्र के गहने या आभूषण भी कहते हैं। तो हमें मैच करना है, ए के अंदर 4 होना चाहिए, बी के अंदर 3 होना चाहिए, सी के अंदर 2 चाहिए, और डी के अंदर 1 चाहिए, और हमें आंसर मिल जाना चाहिए। तो ये अपना आंसर आ गया ई। इसके अकॉर्डिंग तो अच्छे से मैच करके जो आंसर आपको पहले से पता हो उनको मैच कर लो, ताकि बाकी वालों को मिलाना ज्यादा आसान बन सके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तो मैन इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम इज, यानी कि जो मानव है, मनुष्य है, प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र में कहां है, कौन सी स्टेज में आ रहा है, तो वो आ रहा है आपके प्राइमरी होस्ट या फिर प्राथमिक होस्ट के रूप में। ये मेहमान नवाजी करेगा उस प्लाज्मोडियम की, सबसे पहले हमारे पास पहुंचेंगे वो,
हमसे वो इन्फेक्शन आगे बढ़ते बढ़ते जब वापस फीमेल एनोफिलीज के पास जाएगा तो मच्छर जो है या जो फीमेल एनोफिलीज है, फीमेल एनोफिलीज जो है वो इसकी सेकेंडरी होस्ट है। वो क्या है? इसकी सेकेंडरी होस्ट, द्वितीयक होस्ट है। और हम क्या हैं? इसके प्राइमरी होस्ट। सबसे पहले मेहमान नवाजी कौन करेगा इनकी? आप करेंगे। तो नेक्स्ट, which of the following unicellular organism has a macronucleus for trophic functions and one or more micronuclei for reproduction? यानी कि निम्न में से कौन सा एक कोशिकीय जीव है, कौन सा एक कोशिकीय जीव है जिसमें एक मैक्रोन्यूक्लियस एवं शारीरिक पोषण कार्य के लिए आपको एक या एक से अधिक माइक्रोन्यूक्लियस भी मिलेंगे। यानी कि अब इनमें से आपको छांटना है किसके पास में दो न्यूक्लियस है बेसिकली। अब वो दो न्यूक्लियस कौन से हैं? तो इसका आंसर अभी अभी आपने इससे रूबरू हुए हैं। पैरामीशियम भाई साहब जो थे इनके पास में आपको दो न्यूक्लियस मिलते हैं, एक मैक्रो न्यूक्लियस जो साइज में बड़ा था और एक माइक्रो न्यूक्लियस, बहुत सारे थे वो साइज में छोटे। काम क्या कर रहे हैं? तो जो मैक्रो न्यूक्लियस है वो शारीरिक एवं पोषण कार्य के लिए काम आ रहे थे और बेचारे छोटे छोटे माइक्रो न्यूक्लियस जो है वो बहुत से जो काम आए वो प्रजनन के लिए काम आए। तो अपना आंसर क्या बन गया? पैरामीशियम बन गया। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि स्टडी द फॉलोइंग फिगर्स एंड आइडेंटिफाई ए, बी एंड सी। अच्छे खासे आपको 3 डायग्राम दिए हुए हैं, आपको इन तीनों डायग्राम्स को पहचानना है कि कौन सा क्या है। तो हमें डायग्राम्स भी याद रखने। एनसीईआरटी बुक डायग्राम देती है, एनसीईआरटी बुक डायग्राम देती है तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस भी पुट कर सकती है। तो अपने सबसे पहला जो डायग्राम देखा, अच्छा लगा, देखते मजा आया, तो हमने कहा ये तो भाई साहब यूग्लिना है। पहला डायग्राम देखते ही पता चला ये क्या है? यूग्लिना है। चलो, तो ये ऑप्शन तो क्लियर हुआ। अब सेकंड, ये जो स्लीपर जैसा, चप्पल जैसा आपको दिखाई दे रहा है, ये कह रहा है मेरा नाम है पैरामीशियम। इसने कहा मेरा नाम है पैरामीशियम, जापान से सीधा मंगवाया गया आपके लिए इंपोर्ट करके। फिर बचा लास्ट तीसरा, थोड़ा थोड़ा आपको ये कुछ दिखाई दे रहा है मशरूम जैसा, ये एक फंगस है। ये क्या है? फंगस है। और इसका आपके नाम है क्या? ये है आपके एगेरिकस। है क्या? ये एक तरह की कवक है, मशरूम का ही नाम है ये। तो क्या बना आपके पास में? सबसे पहला यूग्लिना, सेकंड बना पैरामीशियम और थर्ड बन गया एगेरिकस। तो ऑप्शन क्या आ गया? डी। क्या ऑप्शन बन गया अपने पास? डी। नेक्स्ट। तो नेक्स्ट कहता है एक्सक्रीशन इन अमीबा अकर्स थ्रू। अमीबा के अंदर उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? कौन सी स्ट्रक्चर के द्वारा अमीबा के अंदर उत्सर्जन होता है? तो केंद्रक या न्यूक्लियस। तो अमीबा बेचारा है क्या? प्रोकैरियोटिक सेल है, अच्छा खासा न्यूक्लियस उसके पास है नहीं, तो ऑप्शन हटा दो। पैरापोडिया, बनते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, तो ये भी इसके अंदर इतना प्रॉपर नहीं मिलेगा, हटाओ। फिर आता है प्लाज्मा लेमा। अमीबा यूनिसेल्युलर है, एक कोशिकीय है ये अमीबा। सेब कैसा भी बना दो, आंखें बंद करके अमीबा कहेगा मैं ही बनाऊं। इसके पास में हमने कहा ये पूरी की पूरी क्या है? एक सिंगल सेल है। अमीबा की स्ट्रक्चर बेसिकली पूरी क्या है? एक सिंगल सेल है। तो अगर मैं इसकी बॉडी लेयर की बात करूं या फिर सेल की मेम्ब्रेन की बात करूं तो ये दोनों काम यही कर रही है। आप इसको इसकी बॉडी लेयर कह दो या सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली कह दो, एक ही बात है। तो इसको जो कुछ भी बाहर भेजना है वो किसके थ्रू भेजेगा? ये इसी के द्वारा, जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा लेमा। क्या नाम देते हैं इसको हम? प्लाज्मा लेमा। लीमा वर्ड या लेमा वर्ड बेसिकली आपको किसके रिगार्डिंग बताएगा? ये मेम्ब्रेन या फिर झिल्ली के बारे में बताएगा। क्लियर है? और संकुचनशील दिग्धानी नहीं। अपना आंसर क्या है? प्लाज्मा लेमा। चलिए नेक्स्ट है अमीबा इज अ मेंबर ऑफ फाइलम। कहां लाके रख रहे हो आप अमीबा को? कौन से के अंदर रखा गया है? क्या आपने पोरीफेरा में रखा है? तो मैं तो नहीं रख रहा पोरीफेरा में। फिर प्रोटोजोआ में रखा है, यहीं से तो उठा के लाए हो इसको। तो प्रोटोजोआ का मेंबर है ये अमीबा। प्रोटोजोआ जिनको कि हमने सीधा के सीधा डायरेक्ट कहेंगे एंसिस्टर्स माना है एनिमल किंगडम का, सीधे पूर्वज है ये। सीधे पूर्वज किसके? जंतु जगत के, जंतु जगत के। अब पूर्वज कहां से बने? क्योंकि इनके पास कैरेक्टर कैसे हैं? इनके पास एनिमल लाइक कैरेक्टर या जंतुओं के समान लक्षण पाए जाते हैं। और ये प्रोटोजोआ भाई साहब कहां पड़े हैं? ये पड़े हैं प्रोटिस्टा के अंदर। तो कहां प्रोटिस्टा, कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली, यानी कि कहां प्रोटिस्टा रह गया और कैरेक्टर मिला रहा है ये कहां पर? एनिमल किंगडम के साथ में। तो हमने कहा कि ये किसके जैसा हुआ? ये जंतुओं के समान हुआ, एनिमल्स के जैसा हुआ। तो कौन से फाइलम में रखा, कौन से संघ में रखा इसको? ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहां पर फैमिली नहीं, यहां पर संघ आएगा कि अमीबा को कौन से संघ में रखा गया। क्लियर दोस्तों? इसको थोड़ा करेक्शन कर लेंगे हम।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मेमेलियन किडनी रिजेंबल्स कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ऑफ अमीबा इन एक्सक्रीशन ऑफ, कि निम्न में से किसके उत्सर्जन के लिए मनुष्य का वृक्क यानी अपनी किडनी और अमीबा की संकुचनशील रिक्तिका एक समान कार्य करते हैं। दोनों का कॉमन फंक्शन होना चाहिए, जो अमीबा अपनी रिक्तिका के द्वारा करेगा और हम अपनी किडनी के द्वारा करेंगे। तो वो ऑप्शन बनता है आपके पास, क्या ग्लूकोज निकालने के लिए? नहीं। क्या अतिरिक्त जल? देखते हैं, यूरिया या अमोनिया? तो आंसर है आपका अतिरिक्त जल या फिर एक्सेस ऑफ वाटर। इसको रिलीज करने के लिए जो काम आपकी किडनी कर रही है वो काम अमीबा के पास में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल या फिर जिसको हम संकुचनशील रिक्तिका कह रहे हैं वो कर रही है। तो आंसर क्या बना आपके पास? अतिरिक्त जल, एक्सेस ऑफ वाटर निकाल रहे हैं वो इनसे। नेक्स्ट, ऑल स्टेजेस ऑफ प्लाज्मोडियम आर डाइजेस्टेड इन स्टमक ऑफ फीमेल एनोफिलीज एक्सेप्ट, कि प्लाज्मोडियम की कौन सी अवस्था को छोड़कर बाकी सारी अवस्थाएं फीमेल एनोफिलीज के अंदर डाइजेस्ट हो जाती है। तो स्पोरोजॉइट, गेमेटोसाइट, एरिथ्रोसाइट्स और मीरोजॉइट्स, चार ऑप्शन है आपके पास। कौन सी ऐसी स्टेज है या फेज है जिसको फीमेल एनोफिलीज अपने स्टमक या आमाशय में पचा नहीं पाती? तो कौन सी फेज है? वो है गेमेटोसाइट्स। कैसे बना ये आंसर? थोड़ा सा डीप जाएंगे हम इसके लिए। तो गेमेटोसाइट्स कैसे बना? तो देखो चार जो अलग अलग फेजेस बनती है जिनमें हम कहते हैं स्पोरोजाइट, ये उसके अंदर होती है लार के अंदर, वो उसके मॉस्किटो के सलाइवा के अंदर मिलेगी। अब ये तो सलाइवा में पड़ी रह गई। अब सलाइवा तक में क्यों? क्योंकि स्टमक में जाने के बाद वो डाइजेस्ट हो जाएगी, वहां पर उसको हटा दिया जाएगा, नष्ट कर दिया जाएगा। एरिथ्रोसाइट्स आरबीसी के लिए काम लेके बैठेगी तो वो अपने पास में, ये भी नहीं बनेगी। मीरोजॉइट्स ये न्यूट्रिशन फ्लोट करने के बाद या कहेंगे जो न्यूट्रिशन लेंगे आरबीसी से, आपकी बॉडी में आरबीसी को डैमेज करने के बाद जो ये फैल जाता है प्लाज्मोडियम, ये वो वाली फेज है। तो इन सब को डैमेज कर दिया जाएगा। लेकिन गेमेटोसाइट्स जो है ये मॉस्किटो के अंदर उसके आमाशय में या उसके स्टमक में डाइजेस्ट नहीं हो पाती। अब जब नहीं हो पाती तभी वो गेमेटोसाइट्स आगे जाकर के क्या बनाएगी? वहां गैमेट बनवाएगी, और गैमेट जब बनेंगे तो वहां पर मॉस्किटो के अंदर इनका क्या होगा? फ्यूजन होगा, या हम कह देते हैं फर्टिलाइजेशन होगा, यानी कि उनका निषेचन करने की क्रिया। जाइगोट कहां बनेगा उनका? आमाशय या फिर स्टमक में बनेगा। तो ये वाली स्टेज को वो डाइजेस्ट नहीं कर सकते। क्लियर? नेक्स्ट आगे कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग जीनस ऑफ इंसेक्ट प्रीफर टू ब्रीड इन क्लीन वाटर एंड देयर लार्वी लाइव पैरेलल टू द सरफेस ऑफ वाटर, कि इनमें से कौन से कीटों का वंश स्वच्छ जल में प्रजनन करता है? स्वच्छ जल यानी कि जो फ्रेश वाटर है वहां पर प्रजनन करता है, तथा उनके लार्वा जल की सतह के समांतर पड़े रहते हैं, पैरेलल रहेंगे, पानी के सरफेस के ऊपर आपको दिखेंगे। तो इनमें आपके लिए वही जाना पहचाना पुराना चेहरा एनोफिलीज, इनके जो लार्वा होते हैं वो आपको वाटर सरफेस के पैरेलल या फिर जल की सतह के समांतर मिलेंगे। और कहां पर मिलेंगे? स्वच्छ जल या फिर फ्रेश वाटर के अंदर। क्या बना आंसर? एनोफिलीज के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द स्टेज ऑफ एंट अमीबा हिस्टोलिटिका दैट कॉजेज इंटेस्टाइनल कहां गया अल्सरेशन इज, क्या बनता? कि एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की वह अवस्था जो आंत्र में घाव उत्पन्न कर सकती है, जो डैमेज कर सकती है आपकी इंटेस्टाइन को, वो है आपके पास में ट्रोफोजॉइट्स। इस फेज के अंदर ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका आपकी आंतों को क्या करता है? डैमेज करता है। और बेसिकली ट्रोफो वर्ड जो आया है जॉइट्स वाला, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइडिंग स्टेज है, पोषणकारी अवस्था है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाने वाली या कहेंगे लेने वाली, न्यूट्रिशन प्रोवाइडिंग स्टेज या पोषण वाली फेज बनती है ये। या तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जो है वो ट्रोफोजाइट फेज के अंदर आपकी इंटेस्टाइन को डैमेज या उसके अंदर कहेंगे कि घाव कर सकती है। अल्सरनेशन यानी कि मतलब उनके अंदर कट कर लगा सकती है, ये पॉइंट इसके लिए आएगा। नेक्स्ट कहता है कि द एक्टिव फॉर्म ऑफ एंट अमीबा हिस्टोलिटिका फीड्स अपॉन, जब वो सक्रिय अवस्था में है एंट अमीबा, तब वो किसके ऊपर न्यूट्रिशन ले रहा है? कहां से न्यूट्रिशन ले रहा है? तो न्यूट्रिशन लेने के लिए इनको एक ही जना मिलता है और वो मिलती है आरबीसी। तो क्या है पॉइंट? बृहदांत्र के केवल म्यूकोसा और सब म्यूकोसा से, यानी कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है कोलोन वाला पार्ट, तो उसके म्यूकोसा और सब म्यूकोसा लेयर्स की बात कर रहे हैं, उनके थ्रू, या फिर आंत्र में विद्यमान खाद्य पदार्थ जो इंटेस्टाइन में फूड सब्सटेंसेस पड़े हैं उनके थ्रू, या फिर केवल ब्लड से, ओनली ब्लड से लेगा, या फिर लोहिताणु, या फिर हम इसको एरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है, रक्ताणु भी कहते हैं इनको आप, यानी कि आपकी अपनी आरबीसी। बेसिकली लोहिताणु वर्ड क्या है? आरबीसी के बारे में। तो
लोहिताणु वृहदांत्र के म्यूकोसा और सब म्यूकोसा से, यानी कि एरिथ्रोसाइट्स, म्यूकोसा और सब म्यूकोसा ऑफ कोलोन, क्या इन तीनों से? तो न्यूट्रिशन एंट अमीबा को इन तीनों से मिलता है। वो आरबीसी से भी न्यूट्रिशन लेगी, प्लस वो म्यूकोसा से भी लेगी, जो इंटेस्टाइन है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट कोलोन, उसकी म्यूकोसा सबसे इनरमोस्ट लेयर, सबसे अंदर की परत से भी लेगी, और सब म्यूकोसा जो कि जस्ट म्यूकोसा से बाहर की ओर है, उससे भी न्यूट्रिशन लेगी। तो अपना आंसर है एरिथ्रोसाइट्स और म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा ऑफ कोलोन पार्ट। तो अपना आंसर बनता है डी। क्लियर दोस्तों? चलिए साथ साथ में आंसर देते रहिएगा आप लोग भी। नेक्स्ट क्या बनता है? एंट अमीबा डिफर्स फ्रॉम अमीबा इज, कि ये जो एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका है वो अमीबा से कैसे अलग है? कौन सी स्ट्रक्चर है जो इन दोनों को क्या करती है? अलग रखती है। तो क्या न्यूक्लियस है, स्यूडोपोडिया है, एक्टोप्लाज्मा है, या कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल? केंद्रक, स्यूडोपोडिया, एक्टोप्लाज्मा या संकुचनशील रिक्तिका? तो इनमें से रिक्तिका या वैक्यूल वाला जो ऑप्शन है ये आपको अलग करवाते दिखेगा। किसको? एंट अमीबा को और अमीबा को, यानी कि एंट अमीबा के पास ही मिल जाएगा। बाकी तीनों ऑप्शंस जो है वो दोनों के अंदर कॉमन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्राइसोफाइट्स, यूग्लिनोइड्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स एंड स्लाइम मोल्ड आर इंक्लूडेड इन द किंगडम, कि इन चारों को आपने कौन से संघ के अंदर या कौन से किंगडम के अंदर रखा है? तो इनमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक और जंतु जगत कौन से के अंदर रखा जाएगा? तो हमने कहा कि मोनेरा, वहां पर तो सारे के सारे प्रोकैरियोट्स है और ये सारे के सारे यूकैरियोट्स है, हटाओ यहां से, नहीं रखेंगे। प्रोटिस्टा, जी बिल्कुल, प्रोटिस्टा ही वो है जिनके अंदर आपने इन चारों को रखा है। प्रोटिस्टा को 5 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं आप। कौन कौन से? एक तो आ गया आपके पास में जो हमने अभी भी देखा है, क्राइसोफाइटा। एक आ जाएगा इसके अंदर आपके यूग्लिनोइड, एक आ जाएगा यहां पर डाइनोफ्लैजिलेट्स, एक आ जाता है स्लाइम मोल्ड या स्लाइम कवक, और एक इसमें हम प्रोटोजोआ भी रखते हैं, जहां पर आप कहेंगे कि कभी कभी या कहेंगे बहुतों बार आपको ये प्रोटोजोआ एनिमल किंगडम के पहले दिखाया जाता है, पोरीफेरा से पहले प्रोटोजोआ को लिया जाता है। बट बेसिकली ये जो प्रोटोजोआ है यहां पर रखने का कारण ये है क्योंकि ये होते हैं आपके यूनिसेल्युलर, दैट्स वाई उसको हमने एनिमल किंगडम से निकाल करके यहां पे रख दिया। तो टोटल 5 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं और अपने पास में जो चारों नाम है कहां से उठ के आई है? सबको रखा है हमने प्रोटिस्टा के अंदर। कहां रखा गया है सबको? प्रोटिस्टा में। क्लियर? तो आंसर आ गया आपका प्रोटिस्टा। कवक और जंतु जगत तक हम जा ही नहीं रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इन विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म द सेल वॉल्स फॉर्म 2 थिन ओवरलैपिंग सेल्स विच फिट टुगेदर, कि इनमें से कौन से समूह के अंदर कोशिका भित्ति 2 पतली अतिव्यापी कवचों की बनी होती है जो एक साथ आसंजित होती है। आसंजित का मतलब जुड़ने से है, और 2 है, पतली है, और अतिव्यापी मतलब एक दूसरे को कवर अप करती है। ये ठीक वैसा ही है, ये पूरा अगर स्टेटमेंट देखो कि कोशिका भित्ति 2 पतली अतिव्यापित कवच की बनी, ये आपको कह रहा है कि वो कवच कैसा है? साबुनदानी के समान है। ये जो साबुनदानी आती है जिसमें हम कहते हैं कि एक जो बेसल पार्ट है जहां पर हम साबुन रख रहे हैं और उसको ऊपर कवर करने के लिए फिर से एक लेयर आती है, तो ये साबुनदानी के समान व्यवस्था किसकी कोशिका भित्ति में? कौन सी सेल वॉल में मिलेगी? यूग्लिनोइड में, डाइनोफ्लैजिलेट में, अवपंग कवक में, या फिर क्राइसोफाइट्स में? तो ये एग्जाम्पल आप, ये आंसर मिलेगा आपको क्राइसोफाइट के अंदर। इनके अंदर आपको मिलेगा कि जो कोशिका भित्ति है वो साबुनदानी के समान है, यानी कि 2 लेयर्स है, एक लेयर को दूसरी लेयर ओवरलैप करती है, यानी कि अतिव्यापित करती है। और डाइनोफ्लैजिलेट के अंदर देखोगे तो इसको हम आर्मर्ड एल्गी नाम से जानते हैं, कवच युक्त शैवाल होती है, प्लेटों के रूप में पाई जाती है यहाँ पर कोशिका भित्ति। यहाँ की कोशिका भित्ति कैसी है? प्लेटों के रूप में। तो और क्राइसोफाइटा के अंदर अपने जो है सेल वॉल कैसी है? ओवरलैप है, अतिव्यापित है। बनी किसकी है? बनी है ये सेल्यूलोज, किसकी बनी हुई है? सेल्यूलोज प्लस सिलिका। तो क्राइसोफाइट्स की सेल वॉल किसकी बनी है? सेल्यूलोज प्लस सिलिका की बनी होती है। बहुत हार्ड सरफेस बनती है, स्ट्रक्चर बहुत हार्ड बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वार्टन मलेरिया इज ड्यू टू, या फिर इसकी लैंग्वेज थोड़ी और चेंज करते हैं तो ये कहता है कि योर पेशेंट शोज पैरोक्सिसोम्स ऑफ मलेरिया, यानी कि जो झटके लगते हैं, एक तरह से कह सकते हैं दौरे पड़ते हैं, तो ऑफ मलेरिया आफ्टर एवरी 72 आवर्स, विच स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम विल बी कंसिडर्ड रेस्पॉन्सिबल टू कॉज द इन्फेक्शन। कि अगर हमने पहले तो कहा क्वार्टन मलेरिया, अब ये तो हमें यूं ही पता चल गया कि इसका मतलब क्या है। क्वार्टन मलेरिया का मतलब कि जहां पर रोगी को 72 घंटे के पश्चात,
यानी 72 घंटे के बाद में उनको बुखार के दौरे पड़ते हैं, एक तरह से तो बार बार वो आता है। तो एक रोगी प्रत्येक 72 घंटे के पश्चात मलेरिया के झटके प्रदर्शित करता है, ये क्वार्टर मलेरिया का मतलब हुआ। और प्लाज्मोडियम की कौन सी प्रजाति इस संक्रमण के लिए उत्तरदायी मानी जाएगी? किसको रेस्पॉन्सिबल करोगे आप? क्या प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, क्या प्लाज्मोडियम ओवेल, क्या प्लाज्मोडियम वाइवेक्स या प्लाज्मोडियम मलेरियाई? तो आप इसके लिए रेस्पॉन्सिबल देंगे प्लाज्मोडियम मलेरियाई को। ये वो भाई साहब है जो हर 72 घंटे बाद आकर के एक झटका देगा और बार बार बुखार करवाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्मानिया ट्रोपिका प्रोड्यूस। अब लिस्मानिया ट्रोपिका जो ये हम कहेंगे पैथोजन है, जो रोगजनक है, ये कौन सी बीमारी करता है, ये कौन सा रोग उत्पन्न करता है? तो ये निद्राकारी रोग नहीं, कालाजार नहीं, पेचिस नहीं, ये करता है ओरिएंटल सोर। ये क्या करता है? ओरिएंटल सोर, जिसको हम दहली सोर भी कहते हैं, जिसको दहली सोर भी कहा जाता है। ये किया जाता है किसके द्वारा? लिस्मानिया ट्रोपिका के द्वारा। और ये किससे फैलता है? इसके फैलने का रीजन क्या है? फैलने का रीजन है इसके पास में सैंड फ्लाई। कौन फैलाता है? ये सैंड फ्लाई के द्वारा फैलता है। और नेक्स्ट होता क्या है इसमें? तो इसमें क्या होता है, स्किन के अंदर डैमेज आते हैं, यानी कि त्वचा में घाव बन जाते हैं, त्वचा में घाव बन जाते हैं, ये इसका सिम्टम्स है। और फैलाया किसने? सैंड फ्लाई ने। किसके थ्रू फैलाई है? सैंड फ्लाई। और ओरिएंटल सोर किसके कारण? लिस्मानिया ट्रोपिका के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सैंड फ्लाई जो अभी अभी हमने देखा है, तो सैंड फ्लाई इज पॉजिटिव एजेंट ऑफ, किसका रोग कारक है? पिछला ऑप्शन होता था हम वो सीधा आंखें बंद करके देते, लेकिन इस बार ऑप्शंस क्या है? काला आजार, निद्राकारी, टाइफाइड या फिर पेचिस। यानी कि काला आजार, स्लीपिंग सिकनेस, टाइफाइड या डिजेंट्री, इनमें से किसका रोगजनक जो है वो सैंड फ्लाई है, रोग कारक है बेसिकली। तो आंसर है आपका काला आजार। किसका? काला आजार। किसके कारण होता है? तो फैलने वाला तो ये है, लेकिन रोगजनक कौन है इसका? इसका रोगजनक या पैथोजन कौन है? पैथोजन है इसका लिस्मानिया डोनोवानी। लिस्मानिया डोनोवानी, इसके कारण ये होता है। और फैलाने का काम आपके लिए कौन कर रही है? सैंड फ्लाई, ये इसके कारण फैलता है। क्लियर? तो रोग जनक कौन है, रोग कारक कौन या रोग वाहक कौन है? तो वाहक या वेक्टर तो हो गया सैंड फ्लाई, और रोग जनक या पैथोजन कौन है, डिजीज कॉजर कौन है? लिस्मानिया डोनोवानी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स इज, यानी कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का उद्भवन काल कितना होता है? तो देखो पहले तो ये इंक्यूबेशन पीरियड या याद रखेंगे कि उद्भवन काल क्या होता है। ये उद्भवन काल कहता है कि जब आपको इन्फेक्शन हुआ, थोड़ा सा चिंटू भैया से मिल लीजिए कि हमने कहा चिंटू भैया को इन्फेक्शन हुआ, यानी कि जब इनको मच्छर ने काटा, तो काटने के बाद इनमें जो लक्षण दिखाई देंगे, सिम्टम्स जब दिखाई देंगे, यानी कि कट करने से या बाइट करने से लेकर सिम्टम्स आने तक, लक्षण प्रकट होने तक, ये जो बीच का टाइम है, इसको हम कहते हैं उद्भवन काल या फिर इंक्यूबेशन पीरियड, जो कि अलग अलग पैथोजेंस का अलग अलग होता है। हमें पूछा गया है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का, तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का होता है 14 डेज, 14 दिन का होता है। लक्षण प्रकट होने में ये इतना टाइम लेता है। और अपने पास में कुछ अगर छोटे मोटे बातचीत और करें, तो जैसे कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का आ गया, अगर हम प्लाज्मोडियम मलेरियाई की बात करें, तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड कुछ 18 से 40 दिन का रहता है। कितना रहता है? 18 से 40 दिन का। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम मलेरियाई। तो ऐसे अगर प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम का देखें, तो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम का रहता है अप्रोक्स 9 से 14 दिन तक का। ये इनका इंक्यूबेशन टाइम पीरियड है, यानी कि हम कह रहे हैं उद्भवन काल कि मॉस्किटो के बाइट करने से लेकर जब लक्षण या सिम्टम्स दिखेंगे, उसके बीच का जो काल है, बीच का जो टाइम पीरियड है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं उद्भवन काल या इंक्यूबेशन पीरियड। तो अपना आंसर क्या है वाइवेक्स के लिए? 14 डेज। चलिए नेक्स्ट है विच वन रिसाइड्स इन द माउथ ऑफ ह्यूमन बींग्स, यानी कि निम्न में से कौन सा है जो मानव के मुख में, मुख गुहा में, बक्कल कैविटी में प्रेजेंट होता है? एंट अमीबा कोलाई या एंट अमीबा एस्ट्रोलाइटिका, एंट अमीबा जिंजीवेलिस या अमीबा प्रोटियस? तो आपका आंसर है एंट अमीबा जिंजीवेलिस। तो आंसर क्या है अपना? एंट अमीबा जिंजीवेलिस। ये पड़ा रहता है आपके माउथ के अंदर। और अब माउथ में तो ये है ही है, प्लस
अब जो हम कहते हैं मसूड़ों की बीमारी, ये जो मसूड़ों की बीमारी होती है उनमें, तो जिनको भी मसूड़ों की बीमारी है उनमें 95% जो रोगी होते हैं, पेशेंट्स होते हैं, उन 95% रोगियों के अंदर रीजन यही एंट अमीबा जिंजीवैलिस है। प्लस इसके बारे में याद रखने वाली चीज कि ये मनुष्य में या मानव में, मनुष्य में पहला वर्णित बैक्टीरिया जो है वो पहला वर्णित जो प्रोटोजोन है वो ये है, सबसे पहले इसके बारे में बताया गया। पहला वर्णित प्रोटोजोन है एंट अमीबा जिंजीवैलिस। किसमें? मनुष्य में। कहां पड़ा? बक्कल कैविटी या मुख गुहा में या माउथ में। कहां, किसके लिए? तो मसूड़ों की बीमारी वाले जो रोगी है उनमें 95% रोगियों के अंदर आपको ये भाई साहब वहां बैठे मिलेंगे, चिल कर रहे हैं वहां पर, लेकिन वो रोगी चिल नहीं कर पा रहा बेचारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हु वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन 1902 फॉर डिस्कवरी ऑफ oocytes ऑफ प्लाज्मोडियम। मींस प्लाज्मोडियम की oocyte कोशिका की खोज के लिए 1902 में किसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? नहीं समझ में बैठा? चलो लैंग्वेज चेंज करते हैं, क्वेश्चन चेंज। हु डिस्कवर्ड oocytes इन द स्टमक ऑफ फीमेल एनोफिलीज। जो मलेरिया फैलाने वाली फीमेल एनोफिलीज है, तो मादा एनोफिलीज के आमाशय में oocyst को किसने खोजा? oocyst बेसिकली एग सेल के लिए नाम आ रहा है। सिस्ट मतलब गोल पुट्टिका या फिर गोल स्ट्रक्चर्स, और ऊ वर्ड यहां पर एग के लिए, यानी कि ऐसा पाउच जहां पर एग्स पड़े, किसके? फीमेल एनोफिलीज के। क्लियर? तो who discovered oocytes in the stomach of female anopheles, and last of और लैंग्वेज घुमा के थे तो मलेरिया इज ट्रांसमिटेड बाय एनोफिलीज, दिस वाज डिस्कवर्ड बाय, कि मलेरिया फैलता ही एनोफिलीज के कारण है, ये बताने वाले कौन थे? तो गोल्गी या लेवेरॉन या रोनाल्ड रॉस या फिर सॉट। तो इसमें से आपका आंसर है रोनाल्ड रॉस। इन्होंने सबसे पहले बताया था कि जो मलेरिया का रोग वाहक है, जो इसका वेक्टर है डिजीज का, कौन है? एनोफिलीज मॉस्किटो, या फिर oocyst जो है स्टमक में बनते हैं फीमेल एनोफिलीज के, ये भी किसने बताया? रोनाल्ड रॉस ने बताया। क्लियर? नेक्स्ट, तो विच वन इज नॉट अ सिम्टम ऑफ एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका इन्फेक्शन, यानी कि निम्न में से कौन सा लक्षण इन भाई साहब का नहीं है, वो एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका का नहीं है। तो कौन सा लक्षण है? बार बार ज्वर या बुखार आना, लास्पिंग फीवर, ये इसका नहीं, वो मलेरिया लेके गया, मलेरिया बार बार बुखार लाएगा, जो हमने भी देखा भी था क्वार्टन मलेरिया, तो इनके लिए नहीं। बाकी उदर में दर्द, मल के साथ रक्त आना और अनियमित मल त्याग, ये सारे कैरेक्टर एंट अमीबा के पास है, लेकिन बार बार बुखार आने वाला ये नहीं है। तो आपका आंसर क्या है? ए, बार बार बुखार आना, ज्वर आना या रिलास्पिंग फीवर आना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉमन अबाउट ट्रिपेनोसोमा, नॉक्टिल्यूका, मोनोसिस्टिस एंड जियार्डिया? इन सबके अंदर कॉमन क्या है? कौन सा कैरेक्टर है जो सबके अंदर कॉमन बनता है? तो चलिए देखते हैं कि दे प्रोड्यूस स्पोर्स, क्या ये कॉमन है? दे आर ऑल पैरासाइट्स, यानी कि सबके सब पैरासाइट है, परजीवी है, या फिर दीज आर ऑल यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट, ये सभी एक कोशिकीय प्रोटिस्ट है, या फिर दे हैव फ्लैजिला, इन सब में फ्लैजिला पाया जाता है? तो नहीं पाया जाता है। इन सब का कॉमन कैरेक्टर है कि दे ऑल आर यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट, मतलब कि ये सभी क्या है? एक कोशिकीय प्रोटिस्ट है। कौन कौन? ट्रिपेनोसोमा, नॉक्टिल्यूका, मोनोसिस्टिस और जियार्डिया, ये सब क्या है? एक कोशिकीय प्रोटिस्ट है। छोटा छोटा सा फटाफट से लिख लेते हैं कि जो ये आपने कहा ट्रिपेनोसोमा है, ट्रिपेनोसोमा, ट्रिपेनोसोमा क्या है? ये फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ है। ये कैसा है? फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ है। बहुत बढ़िया। और फिर कहा नॉक्टिल्यूका, तो नॉक्टिल्यूका आता है डाइनोफ्लैजिलेट में। नॉक्टिल्यूका किस में आएगा? डाइनोफ्लैजिलेट में। डाइनोफ्लैजिलेट में है, ये भी प्रोटिस्टा, डाइनोफ्लैजिलेट में। मोनोसिस्टिस और जियार्डिया, तो जियार्डिया जो है ये भी आपके कैसा है? फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन है, और जियार्डिया जो है वो है स्पोरोजोन प्रोटोजोआ। जियार्डिया क्या है? जियार्डिया है स्पोरोजोन प्रोटोजोआ, प्रोटिस्ट या प्रोटोजोआ के एग्जांपल है, स्पोरोजोन प्रोटोजोआ है। और बचा कौन अपने पास? मोनोसिस्टिस, तो मोनोसिस्टिस भी फ्लैजिलेटेड में है। तो इन सबका कॉमन कैरेक्टर क्या है? पहली बात तो ये सबके सब प्रोटिस्टा के मेंबर्स है, और प्रोटिस्टा कैसा होता है? एक कोशिकीय यूकैरियोट्स। इन सब का कॉमन फीचर कि ये सबके सब एक कोशिकीय जीव है। बाकी फ्लैजिला, स्पोर, इन सब के बेस पे चलोगे तो स्पोरोजोआ वाले तो स्पोर्स बनाएंगे, बट जो आप कहेंगे कि डाइनोफ्लैजिलेट और
फ्लैजिलेटेड है ये स्पोर्स नहीं बनाएंगे। फ्लैजिला सबके सब पैरासाइट बिल्कुल नहीं, कुछ होंगे जो आपको ऑटोट्रॉप्स भी मिलेंगे। और रही बात अगर हमने फ्लैजिला के बारे में, तो फ्लैजिला फ्लैजिलेटेड में मिलेगा बट स्पोरोजोन में नहीं मिलता। स्पोरोजोन जो है ये नॉन मोटाइल होते हैं, इनमें मोशन नहीं पाया जाता, ये अचल अवस्था में बने रहते हैं। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि द मेजर फंक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ये संकुचनशील रिक्ति का प्रोटिस्टा के अंदर पड़ी कर क्या रही है। प्रोटोजोआ जो है अमीबा के अंदर हमने ये पढ़ा भी था, तो ये उसका मेन काम क्या है वहां पर, क्या ये उत्सर्जन या एक्सक्रीशन करवाती है, परिसंचरण या फिर सर्कुलेशन करवाती है, या फिर परासरण नियमन ऑस्मो रेगुलेशन, या फिर ये सारे काम करवाएगी। तो अपना आंसर है परासरण नियमन ऑस्मो रेगुलेशन। ये काम करवाने का काम किसका है, ये करवाएगी संकुचनशील रिक्ति का। किसमें करवाएगी, ये करवाएगी आपके जो प्रोटिस्टा के मेंबर है, जो प्रोटोजोन्स है जिनके पास ये मिलती है। एग्जाम्पल अमीबा आप याद रखेंगे, उनके अंदर परासरण नियमन या ऑस्मो रेगुलेशन। नेक्स्ट, विच इज रॉन्ग कॉम्बिनेशन, कौन सा जो है वो गलत ऑप्शन है, आपको पहचानना है। तो हिमोसाइनिन, क्या ये पिगमेंट जो है ये प्रॉन में मिलता है, बिल्कुल मिलता है, तो ये सही है। हमें गलत ढूंढना, याद रखिएगा आप असत्य कथन या फिर रॉन्ग कॉम्बिनेशन ढूंढने निकले हैं यहां पर। तो हिमोसाइनिन प्रॉन में बिल्कुल सही है। स्तनधारियों में हीमोग्लोबिन, यानी कि जो मैमल्स है हम लोग हैं उनके अंदर आपको ये हीमोग्लोबिन आरबीसी के पास बिल्कुल सही है, मिलेगा ये, तो ये भी ऑप्शन सही है। हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में पड़ा है फेरिटिमा के पास, फेरिटिमा पोस्टुमा याद कीजिए, जब आप फेरिटिमा केंचुए के लिए वर्ड यूज करते हैं, केंचुआ कहां पड़ा है आपके पास, एनिलिडा के अंदर, उनमें हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में गुलित रूप में है, बिल्कुल सही है, फेरिटिमा वही है। तो अब ऑप्शन लास्ट यही बचा, हमें गलत ढूंढना है जो आंसर सही निकलवाएगा। तो हीमोजॉइन कहां है, प्लाज्मोडियम साइटोप्लाज्म में, यहां नहीं है, स्टेटमेंट गलत है, लेकिन आंसर आपका यही है, आंसर यही है कि ये एक गलत कॉम्बिनेशन है। तो ये हिमोजॉइन किस रूप में है, ये आपके साइटोप्लाज्म में पड़ा है, ना कि प्लाज्मोडियम साइटोप्लाज्म में, आपके साइटोप्लाज्म में है ये। तो हिमोजॉइन कहां मिलेगा, साइटोप्लाज्म में। क्लियर। तो आंसर आ गया आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटाइल इलोंगेट जाइगोट ऑफ प्लाज्मोडियम अकर्स इन, प्लाज्मोडियम का लंबा गतिशील जाइगोट युग्मनज कहां पाया जाता है। तो यही याद रख लो, पहले तो युग्मनज बना कहां है, कहां बनेगा युग्मनज या जाइगोट, जहां पर निषेचन होगा या फर्टिलाइजेशन होगा, किसका होगा, गैमेट्स का होगा। गैमेट्स क्या है, गैमेटोसाइट फेज है, और गैमेटोसाइट्स कहां है, ये हम पहले ही कह चुके हैं, वो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के आहार नाल या उसके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर पड़ी है, गट्स के अंदर पड़ी है। तो वहां पर आपको लंबा गतिशील जाइगोट या फिर एक लंबा गतिशील युग्मनज मिलेगा, कहां पर, मच्छर की आहार नाल मॉस्किटो के गट्स के अंदर मिलेगा। क्लियर। चीजों को जोड़ते जाइएगा, हमने कहा कि जहां पर फर्टिलाइजेशन या निषेचन होगा वहीं पर जाइगोट बनेगा, तो जहां पर होना है वहीं पर हमने करवा दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कहता है क्रोमेटिड बॉडीज अकर्स इन एंट अमीबा ड्यूरिंग, यानी कि एंट अमीबा में किस दौरान क्रोमेटिड बॉडीज बनती है। क्रोमेटिड वर्ड हमेशा गुणसूत्र के लिए लेके आ रहे हैं आप, गुणसूत्र जब बनता है उससे पहले वाली फेज है, तो किस दौरान क्रोमेटिड बॉडीज बनती है। अब देखो बनने के लिए हमने कहा जब विभाजन होगा तब वो क्रोमोसोम बनेंगे, लेकिन उससे पहले तो क्या रहते हैं, वो क्रोमेटिड फॉर्म में रहते हैं। तो प्रीसिस्ट अवस्था में या आरंभिक सिस्ट अवस्था में, सिस्ट बार बार कहा जा रहा है, गोल पुट्टिकाओं को कहा जा रहा है, गोल पाउचेस लाइक स्ट्रक्चर को कह रहे हैं, टेट्रा न्यूक्लिएट सिस्ट में या फिर ट्रोफोजॉइट्स में। तो आंसर है आपका आरंभिक सिस्ट या फिर जो अर्ली सिस्ट बनती है उनके अंदर यह आपको मिलेगा, किस फॉर्म में, क्रोमेटिड बॉडीज के रूप में, यानी कि पतले लंबे फिलामेंट्स के फॉर्म में क्रोमोसोम्स बने रहते हैं, क्रोमेटिड के फॉर्म में पड़े रहते हैं। तो आंसर क्या आया, आरंभिक सिस्ट अवस्था में या फिर अर्ली सिस्ट फेज में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय अ प्रोटोजोअन, यानी कि निम्न में से कौन सा रोग है जो प्रोटोजोआ के कारण होता है, कौन सा रोग है जो प्रोटोजोआ के कारण होता है। तो इसके अंदर आपका आंसर आएगा बेबीसियोसिस। क्या है आंसर आपका, बेबीसियोसिस। इसके कारण ये हम ये कहेंगे प्रोटोजोआ के मेंबर्स के कारण आता है, किसके कारण आएगा, ये प्रोटोजोआ के मेंबर्स के कारण। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मलेरिया सीवरिंग अकर्स व्हेन, अब मलेरिया का सबसे पहला सिम्टम्स ही यही है, मलेरिया का लक्षण पहचानने का तरीका क्या है, रोगी को बार बार बुखार आएगा, हर 3 से 4 दिन बाद छोड़ करके रोगी को बुखार आता है, और यही इसका सबसे बड़ा लक्षण है, सबसे बड़ा सिम्टम्स है। तो ये जो बुखार में कंपकपी आ रही है वो किस कारण आ रही है, तो देखो ये प्लाज्मोडियम का जो मेंबर है वो ट्रोफोजॉइट्स अवस्था में गया था, ट्रोफोजॉइट अवस्था में गया था, और ये ट्रोफोजॉइट में जाकर के किसके ऊपर अटैक करके आया, आरबीसी पर। आरबीसी के पास में क्या पड़ा था, हीमोग्लोबिन।
आरबीसी के पास क्या पड़ा था, हीमोग्लोबिन। उसने इस हीमोग्लोबिन को क्या कर दिया, तोड़ दिया, यानी कि डैमेज कर दिया। और जब हीमोग्लोबिन डैमेज हुआ तो हीमोग्लोबिन के डैमेज होने पर बना हीमोजॉइन। क्या बना, हीमोजॉइन। और ये हीमोजॉइन जो है ये रेस्पॉन्सिबल है वो बार बार कपकपी आकर के बुखार आना। बुखार एकदम से बढ़ता है, टेम्परेचर राइज करता है आपकी बॉडी का, और जब उतरेगा तो शरीर पूरा पसीना पसीना हो जाएगा, लगेगा जैसे खेल के आए हो। तो क्या ऑप्शन है, साइजोंट एंटर्स इनटू आरबीसी, यानी कि जो इसकी फेज है वो आरबीसी में एंटर करे, तो ये भी नहीं। स्पोरोजॉइट्स मानव शरीर में प्रवेश करते हैं, तो वो तो इन्फेक्शियस फेज है, वहां तक में वो हीमोजॉइंस या बुखार वाली कंडीशन नहीं, क्योंकि इंक्यूबेशन पीरियड भी लगेगा, यानी कि जो उत्पवन काल है उसमें भी टाइम निकल जाएगा। मीरोजॉइट्स विषैले पदार्थ के साथ आरबीसी में मुक्त होते हैं। मीरोजॉइट्स आ गया है, विषैले पदार्थ कौन सा वाला, हीमोजॉइंस। क्या है ये, पॉइजनस सब्सटेंस या विषैला पदार्थ है जो किस में मुक्त हुआ, आरबीसी में मुक्त हुआ। तो ये हीमोजॉइन रीजन बनता है आपके अंदर बार बार कपकपी लग के बुखार आने का। और लास्ट ऑप्शन, सिग्नेंट रिंग अवस्था प्राप्त होती है या हमें नहीं लेनी है। अपना आंसर आ गया यहीं पर, विषैले पदार्थ वाला। तो ऑप्शन सी, मीरोजॉइट्स आर लिबरेटेड फ्रॉम आरबीसी अलोंग विथ टॉक्सिन सब्सटेंस। और उस टॉक्सिक सब्सटेंस का नाम क्या है, हीमोजॉइन। क्या नाम है उसका, हीमोजॉइन। इसके कारण सॉरी। नेक्स्ट आपके लिए आया एक एसर्शन रीजन, यानी कि एक कथन और एक कारण है उसका। यानी कि आपको पहले उस कमेंट को पढ़ना है, उस कथन को पढ़ेंगे और नीचे जो रीजन दिया हुआ है ये देखना है कि क्या वो रीजन सही है, और सही है तो क्या वो अपने कथन की व्याख्या यानी कि उसको एक्सप्लेन कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो क्या है एसर्शन, पहले पढ़ते हैं। स्लाइम मोल्ड शोज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यानी कि जो अपंग कवक है, स्लाइम मोल्ड है, ये पीडी एकांतरण प्रदर्शित करता है। अब पीडी एकांतरण क्या है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता क्या है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन किसको कहते हैं, तो देखो बेसिकली क्रोमोसोम्स की जो स्टेज होती है या तो हैप्लॉइड होगी या डिप्लॉइड होगी, इसके बेस पर हम ऑर्गेनिज्म को दो फेजेस में या दो लाइफ में डिवाइड करते हैं। एक आता है स्पोरोजॉइट्स, जिसको हम कहते हैं एक तो बीजाणुद्भिद या फिर जिसको कहा गया स्पोरोफाइट, और ये होती है आपकी 2n मतलब कि डिप्लॉइड फेज है। और एक होती है गैमेटोफाइट या फिर युग्मकोद्भिद मतलब कि गैमेटोफाइट। कौन सी फेज आ गई, गैमेटोफाइट। और ये भाई साहब होते हैं हैप्लॉइड यानी कि अगुणित। तो इनमें अल्टरनेशन चलेगा, यानी कि अगर एक बार स्पोरोजॉइट 2n जनरेशन बनी है तो उससे क्या बनेगी, n वाली जनरेशन यानी कि गैमेटोफाइट्स, और गैमेटोफाइट से बनेंगे वापस 2n, यानी कि हैप्लॉइड से डिप्लॉइड और डिप्लॉइड से वापस हैप्लॉइड, द्विगुणित से अगुणित और अगुणित से वापस द्विगुणित बनता रहता है। तो ये जो प्रोसेस चलती है इसको पीडी को हम कह रहे हैं एक के बाद एक आती जा रही है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, पीडी एकांतरण बनता है। तो ये वाली फेज को कहा है। तो अपना कथन या एसर्शन क्या है, स्लाइम मोल्ड शोज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, स्लाइम मोल्ड पीडी एकांतरण प्रदर्शित करते हैं। तो ये सही है, कथन में कोई दिक्कत नहीं, एकदम सही है, वो करते हैं, डिप्लॉइड फेज से हैप्लॉइड में एंटर करते हैं। अब रीजन पढ़ लेते हैं क्या वो सही है। तो रीजन या कारण कहता है कि द स्पोरेंजिया बियरिंग स्लाइम मोल्ड्स रिप्रेजेंट हैप्लोफेज, यानी कि स्लाइम मोल्ड में पाए जाने वाले स्पोरेंजिया हैप्लोफेज को प्रदर्शित करते हैं। देखो स्पोरेंजिया नाम आ गया, स्पोरेंजिया गलती से कह रहा है आपको स्पोर होते हैं डिप्लॉइड में, यानी कि वो आपको हैप्लॉइड फेज या अगुणित अवस्था में नहीं मिलेंगे। तो ये आपका जो कारण है, स्टेटमेंट है, रीजन है, ये क्या हो गया, गलत हो गया। और इसके गलत होने से अपना अब आंसर क्या बनेगा, तो हम इस आंसर को कुछ इस तरह से लेंगे कि जो एसर्शन है, कौन है, एसर्शन या जिसको हम कह रहे हैं अपना कथन है, तो ये कथन तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो रीजन है, जो इसका रीजन है या जो इसका कारण है, वो कारण यहां पर सही नहीं है, वो क्या है, गलत है। यानी कि आपका कथन सही है लेकिन कारण गलत है। ये था आपके एसर्शन रीजन में। नेक्स्ट, तो दोस्तों इसी के साथ में अपने जो बैक्टीरिया और प्रोटिस्टा का जो पोर्शन बनता है, जो लेक्चर बना था हमने, इसको कुछ सीरीज चलाई जहां पर आपको पीवाईक्यू दिए गए और जहां पर आपको एनसीईआरटी के लेटेस्ट ट्रेंड के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस बनते हैं उन क्वेश्चंस के बारे में भी हमने चर्चा की। तो बैक्टीरिया और प्रोटिस्टा के रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस थे बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिएगा, इनमें आपके पिछले सालों के क्वेश्चंस भी है, पीवाईक्यूज है, तो इंपॉर्टेंट बनते हैं, अच्छे से आपको उनके आंसर्स दिए गए और जो ऑप्शन सही नहीं थे उनके आंसर भी आपको मिले, यानी कि उनके बारे में भी आपको अवगत करवाया गया, जानकारी दी गई।
तो आज की लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में जहां पर हम बात करेंगे फंगस या फंजाई के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।